रात के 12 बज चुके थे। किशोर जी की नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। उनके आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। सुबह उठते ही बाहर सोफे पर बैठ गए। और पापा, आपको कैसा लग रहा है? आपकी गुलामी का आज आखिरी दिन है। कल से आप पिंजरे से आजाद पंछी की भांति आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। रोनित नाश्ते की इमेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था। कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह विचरण करने की बात सोच सके? किशोर जी मुस्कुरा दिए थे। पिछले 35 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर रोहित हंस दिया। बेटा, मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर काम के बाद क्या आप नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है, रोनित ने बड़े लाड से कहा था। मैं समझ गया बेटा, रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। किशन जी का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आजकल घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में है ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना, सब्जी लेकर आना, सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं। आजकल अधिकतर वृद्ध सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते हैं। बताते होंगे, पर हर परिवार की स्थिति अलग अलग होती है। आपको ऐसा कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठना। आपकी दिनचर्या में कोई दखल नहीं डालेगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर प्लीज फिर से नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, रोनित ने विनती की। किशोर जी कोई उत्तर देते इससे पहले ही बहू सोनिया आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर कर बोली, चलें, क्या देर हो रही है? हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। मान जी, मैंने चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुंचकर लूंगी। आज बीनू को हल्का बुखार था। परीक्षा थी, इसलिए स्कूल गई है। रामदिन जल्दी ले आएगा, आप जरा संभाल लीजिएगा। सोनिया जाते हुए बोली थी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। सुधा जी ने सोनिया को आश्वस्त किया। चिंता करने की कोई जरूरत भी कहाँ है। यहाँ स्थायी नौकरानी जो बैठी है, दिन भर हामी बजाने को। किशोर जी कटु स्वर में बोले। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर आओ, आज तो ऑफिस जाना है। कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो सोनिया, तो नाम की माँ है, उसका भी तो फर्ज बनते हैं। अपने बच्चों के लिए, इन सब कामों के लिए यह लोग आया भी तो लगा सकते हैं। अरे तो कौन सा घर में बैठी है बहू, और तब तो वो नहीं दुख रही है। मैंने अपने बच्चे भी तो बड़े किए हैं, तो मैंने भी अपने 2 बेटियों और बेटे की परवरिश खुद की है। तो क्या मैं आपकी नजरों में केवल एक नौकरानी थी जो घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी? भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूंगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ना जाने क्या हो गया है आपको। अच्छा हुआ बेटा, बहू घर पर नहीं है, आपकी बातें वह सुनते तो न जाने क्या सोचते। सुधा जी सर पकड़े बोली। मैं किसी से नहीं डरता, और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ, किशोर जी शान से बोले। क्यों? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब आप एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप रोनित को क्लर्की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे हैं, क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करें तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना रोनीत तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारी का भार
अपने कंधों पर ले लिया। अपनी बहनों के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके बस की बात नहीं थी। सुधा जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी। तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? रोनित ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हमने चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे, वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया था। आज के संतान का क्या भरोसा कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। किशोर जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई आपके मन में। कड़वाहट? यह कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा रोनित बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वह मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रोब दिखाएं तो मैं यह सहन नहीं कर सकता हूँ। और कौन आपको नीचा दिखा रहा है पता नहीं। आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल लिए और दिन भर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सुधा जी का स्वर अनचाहे भरा हो गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ। आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। किशोर जी तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर सुधा जी को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति किशोर जी का हाल देखकर सुधा जी का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर में घर में रहते हैं कि राग लपटे रहते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल माला से भरे गले के साथ किशोर जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसर ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही पोते और पोती ने उनके गले में फूल मालाएं डाल दी थी और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक सुधा जी को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी का अच्छा मूड देखकर पोता पोती दादाजी से जिद करने लगे, दादाजी चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं प्लीज। दादाजी किशोर जी बोले, बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सुधा एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूंगा। कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। सुधा जी के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ रहे थे कि वह किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से घर में शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आई। अगले दिन किशोर जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो सुधा जी स्वयं को रोक नहीं सकी। सुबह सुबह ऐसा क्या काम है जो आप रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुबह तैयार हो गए? टोकना आवश्यक था, शुभ कार्य के लिए जा रहा था। अब तो काम शायद ही बने। किशोर जी झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूंगा, मुझे देर हो रही है। किशोर जी अपनी ही धुन में थे कहकर किशोर जी घर से निकल गए। सुधा जी ठगी सी उनको देखते रह गई। माँ पापा कहाँ गए हैं? नाश्ते की मेज पर रोनित पूछ बैठा था। वह तो रोज की तरह ही घर से निकल गए, कह कर रहे थे कि किसी आवश्यक कार्य से जाना है। सुधा ने बताया, माँ आप उन्हें समझती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है। अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने निकल पड़े। क्या कहूँ बेटा, मैं तो उन्हें समझाकर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने उनके मन में ये बात अच्छी तरह बिठा दी कि अब घर में उनको कोई नहीं पूछेगा। बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न कहाँ है माँ? घर में आराम से रहे, अपनी इच्छाओं अनुसार जीवन जिए, घर के कामों के लिए नौकर चाकर है ना? ना जाने क्यों उन्हें यह लगता है कि अब वह घर में रहकर नौकर हो जाएंगे। इस विषय पर बहुत कहासुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस न करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन में बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ? इस तरह तनाव में रहे तो अपने सेहत चौपट कर लेंगे। सुधा जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्ति के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। रोनित ने माँ को समझाया।
किशोर जी दोपहर को घर आए तो देखा रोनित जल्दी घर आ चुका था और खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या काना फुशी हो रही है, मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही। वे थके होने पर भी मुस्कुराए थे। हो तो रही है हम सबको, आपसे बड़ी शिकायत है, रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल आप विदाई समारोह था, आपसे परिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो रोनीत? इन्हें सह परिवार बुलाया गया था। सुधा जी चौंकी थी। पूछ लो माँ, पापा सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो उनके सहकर्मी मनोज ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है? सुधा नाराज हो उठी थी। बात ये नहीं है। मुझे लगा रोनीत और सोनिया इतनी नामी गिरामी चिकित्सक है, वह मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में क्यों आएंगे? और सुधा, तुम तो सदा पूजा पाठ और बच्चों के साथ व्यस्त रहती है, इसलिए मैंने किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेला ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सह परिवार जाने की परंपरा है। किशोर जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले थे। आपकी समस्या यह है कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इसी नौकरी के बलबूते मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इस तरह की नौकरी से अपनी आजीविका कमाते हैं। रोनित का सुनकर कुछ क्षणों के लिए किशोर जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, यह उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? किशोर जी की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि आए खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो, रोनित ने हंसकर कहा। तो किशोर जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आई? उन्होंने रिद्धि और सीधी से अचरज से पूछा था। यह दोनों अकेली नहीं, सह परिवार आई है, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रही हैं। यह सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपरा बदली भी जा सकती है। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। रिद्धि सिद्धि पापा के हाथों से यह फाइल ले लो, फिर पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटक रहे थे? रोनित ने किशोर जी की फाइल की ओर इशारा किया। सिद्धि ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां और पापा का बायोडाटा है। यह क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? रिद्धि और सीधी आश्चर्यचकित पास खड़ी हुई थी। चलो चाय नाश्ता लग गया है। तभी सोनिया ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ ये फाइल मुझे दो, मैं इस ताले में रखूंगा। रोनीत उठते हुए बोला। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुधा जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। किशोर जी ने उलाहना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे नहीं पता था, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं ना। तुम और ना तुम्हारे बच्चे पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला सुधा जी? किशोर जी सोचते रह गए थे कि सुधा शायद ठीक ही कहती है। परिवार की दूरी है वह। पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। यह तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्म केंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। ना जाने मन में कैसी गलतफहमी पाल ली थी उन्होंने। आज कल के परिवेश में अपने लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन आत्म केंद्रित होकर नहीं।